अध्याय 8 देख रहे हैं, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट्स। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट्स के सवाल और जवाब देखेंगे। इसमें है, भारत का संविधान ग्राम पंचायत को स्वशासन की इकाई के रूप में देखता है। अब कुछ परिस्थितियां नीचे दी गई हैं, इनका वर्णन किया गया है। इन पर विचार कीजिए और बताइए कि स्वशासन की इकाई बनने के क्रम में पंचायत के लिए ये स्थितियां सहायक है या बाधक है। तो एक एक करके इनको लेंगे। पहली है कि प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कंपनी को विशाल इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति दी है। इस्पात संयंत्र लगाने की से बहुत से गांवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव की चपेट में आने वाले गांवों में से एक की ग्राम सभा ने यह प्रस्तावित या कहे प्रस्ताव पारित किया कि क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने से पहले गांव वासियों की राय ली जानी चाहिए और उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। अब ये इसमें समस्या यह है कि ये जो स्थिति है ये ग्राम पंचायत में बाधक है, क्योंकि हुआ ये, यहां सरकार ने बगैर ग्राम पंचायत, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उनके परामर्श लिए बिना एक बड़ा इस्पात संयंत्र लगाने का फैसला कर लिया, और जिससे ग्राम या गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन पर, और वो जो काम करते हैं, गांव में लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो उन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है, सरकार का फैसला है कि उसके कुल खर्चे का 20% पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा। अब ये स्थिति भी ग्राम पंचायत के लिए बाधक है, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का फैसला है कि उसके कुल खर्चे का 20% पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये सवाल ऐसा है, अगर इसको इस तरीके से कहा गया है कि सरकार पैसा देगी, मतलब सरकार के मान लीजिए 100% है इनके पास, 100 रुपए है, तो 20 रुपए ये इनको देगी और 20 रुपए जो खर्चा है वो ग्राम पंचायत करेगी, सारी जो भी स्टेट की है, तो उसमें तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये समझें कि अगर आर्थिक बोझ ग्राम पंचायत को वहन करना पड़ेगा, तो फिर ये बाधक पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं देखने के। तीसरी स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत विद्यालय का भवन बनाने के लिए लगातार धन मांग रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने मांग को यह कहकर ठुकरा दिया है कि धन का आवंटन कुछ दूसरी योजनाओं के लिए हुआ है और धन को अलग मद में खर्च नहीं किया जा सकता। देखिए, जो ये स्थिति है, अब ग्राम पंचायत विद्यालय की मांग कर रही है या भवन निर्माण की मांग कर रही है, वहां पर उन्हें धन चाहिए, पैसा चाहिए। अब ग्राम पंचायत की स्थिति यहां कमजोर होती है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सरकार को सुनना पड़ेगा। हो सकता है कि हाथ टाइट हो सरकार के, ये कहना हो सकता है कि भाई अलग मद से खर्च नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये विद्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता वाकई में है, सरकार अगर कुछ लोगों को भेजे जाके देखे वाकई में वहां पर ऐसी जर्जर अवस्था तो नहीं है विद्यालय की, अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या कभी भी दीवार गिर सकती है, इस तरीके की संभावना है, तो मुझे लगता है कि इस समय सरकार को मांगनी चाहिए थी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्वशासन की इकाई बनने के क्रम में पंचायत के लिए स्थितियां सहायक है या बाधक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाधक हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी जो मांग है वो पूरी तरीके से नहीं अपनाई जा रही है। तो फिर अगर ग्राम पंचायत की मांग नहीं सुन रही है, जो जायज मांग है, फिर तो ये बाधक ही हुआ। फिर है, सरकार ने डूंगरपुर नामक गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है। गांव के एक हिस्से में या एक हिस्से को जमुना और दूसरे को सोहना नाम दिया गया है। अब डूंगरपुर गांव सरकारी खाते में मौजूद नहीं है। अब गांव ही समाप्त कर दिया गया है, तो ग्राम पंचायत भी नहीं होगी। लेकिन यह है कि अगर, फिर से इसको समझिए कि इसको डूंगरपुर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। क्या ये जो डिवीजन हुआ है, ये जो पहले ग्राम पंचायत थी उसके संज्ञान में लेके किया गया है, वहां के लोगों से बातचीत करके लिया गया है, यानी ग्राम पंचायत के जो पंच है उनसे बात करके लिया गया है। अगर उनसे बात करके डिवाइड किया गया है डूंगरपुर को, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोई सिचुएशन हो सकती है वहां पर जिसके लिए डिवाइड किया गया। लेकिन अगर डिवाइड ऐसा नहीं किया गया है तो फिर ये ग्राम पंचायत में बाधक है। अगर सरकार अपने फैसले लेने लगी तो ग्राम पंचायत की आवश्यकता क्या रहेगी?
फिर अगला है, एक ग्राम पंचायत ने पाया कि उसके इलाके में पानी के जो स्रोत है, सोर्सेस, तेजी से कम हो रहे हैं। ग्राम पंचायत ने फैसला किया कि गांव के नौजवान श्रमदान करेंगे और गांव के पुराने तालाब तथा कुएं को फिर से काम में लाने लायक बनाएंगे। तो यहां पर बड़ी अच्छी स्थिति हो गई ग्राम पंचायत की, क्योंकि जो वहां की पानी की समस्या है जो सबके लिए है, वहां पर जो नौजवान है जो काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं या अपना श्रमदान कर सकते हैं, उनको लेकर जो पुराने पड़े जहां से पानी का उपयोग नहीं हो रहा, कुएं है, तालाब है, उनको वहां पर पानी जमा करने की या वहां से पानी यूज करने की इन्होंने जो प्रवृत्ति दिखाई है या जो कोशिश है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये ग्राम पंचायत के लिए सहायक है। मान लीजिए कि आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्व शासन की इकाई के रूप में काम करे, इसके लिए आप उसे कौन कौन सी शक्तियां देना चाहेंगे? ऐसी 5 शक्तियों का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक शक्ति के बारे में 2-2 पंक्तियां ये भी बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। तो पहली चीज तो ये है कि एक गांव में आपको क्या क्या चाहिए। एक गांव है, वहां आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कृषि चाहिए, और कृषि से चीजें रिलेटेड चीजें चाहिए, और पंचायत को पैसा चाहिए गांव को उद्धार करने के लिए। तो ग्राम पंचायतों की जो योजना है, इसकी योजना को सफलता प्रदान करने के लिए हम क्या क्या ग्राम पंचायतों को शक्तियां दे सकते हैं? पहली चीज तो यह है कि शिक्षा के विकास के क्षेत्र में, शिक्षा का विकास ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव का क्षेत्र है। अगर शिक्षा प्राप्ति नहीं होगी, अगर शिक्षा प्राप्त होगी उसी के बाद ही नागरिक जो है, वहां के लोग, गांव वाले, वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जान सकेंगे। और जब वो कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, अधिकार तो ठीक है, कर्तव्यों के बारे में जानकारी रख सकेंगे, तब उन्हें पता होगा कि हमारी भागीदारी एक गांव के लिए, एक स्टेट के लिए, एक देश के लिए कितनी जरूरी है। स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में अब ऐसा होता है कि गांव में पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब यहां पर एक आध डॉक्टर होते हैं, छोटी व्यवस्था होती है, और छोटी छोटी बात में गांव के लोग जो है उनको शहर जाना पड़ता है। अब एग्जांपल ले लीजिए कि एक रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, उसके पास में करीबन 90 किलोमीटर दूर वहां पर एक गांव है, वो उसका नाम है गरियाबंद। अब पहला क्या हुआ करता था कि गरियाबंद में कोई भी हो, चाहे जज की होती है, यानी किसी की डिलीवरी होती है, तो भी उसको रायपुर लाना पड़ता था 90 किलोमीटर दूर। अब स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर हम यहां पर दे देंगे तो इनको जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे इनकी सारी स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएगी, तो पैसा और रिसोर्सेज दोनों बचेंगे। इसमें ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा रोल है। कृषि के विकास में क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मेन आवश्यकता क्या है? कृषि का विकास होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि ग्रामीण जीवन पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, तो ग्राम पंचायत गांव और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करती है। तो ये इसके लिए बड़ा जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो बीज हो, अच्छे बीज हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, जो भी कृषि से रिलेटेड है, वो उसमें काम करना जरूरी है। खेतों में जो उत्पन्न फसल है उसको बाजार तक ले जाने के बारे में जानकारी देना। होता क्या है कि एक गांव में एक आदमी, किसान, अपनी जगह पैदावार तो अच्छा कर लेता है, लेकिन अब ये जो बेचना है इसको, क्योंकि वो ना तो मैनेजर है, ना उसको ये कला आती है, उसको बोना आता है, उसको केवल उपजाना आता है। ये सारी जो चीजें हैं वो अगर ग्राम पंचायत अपने हाथ में ले ले या वो मदद करे किसानों की, तो बहुत अच्छा होगा कि सही समय पर पैदावार को पहुंचाया जा सके, और सही समय पर पहुंचे, साथ में उसको सही पैसा भी मिले उस किसान को। ऐसा ना हो कि उसने 2 रुपए किलो आलू बेच दिया और वो जाके 40 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है, तो इनको तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना। पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को एकत्र करना, हमने देखा है, चैप्टर में भी बताया गया है कि गांव में जो ग्राम पंचायतें, उनकी हालत बड़ी खस्ता रहती है, उनके पास पैसे ही नहीं। अब जब देखिए, कोई भी काम तो बातों से तो होता नहीं, बगैर पैसे के तो कुछ नहीं होगा। तो अगर उनके पैसों का बहुत अच्छी तरीके से समायोजन किया जाए, सरकार उन्हें एक प्रॉपर तरीके से पैसा देते रहे, तो ये व्यवस्था हम कर सकते हैं। आपके रूप में आप ये लिख सकते हैं कि हम ये व्यवस्था कह सकते हैं कि धन उनको मिलना चाहिए, या फिर धन एकत्रित करें किसी भी तरीके से। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान है? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदलता है? तो 73वां जो संशोधन है उसमें अनुसूचित ये जाति के अलावा महिलाओं के लिए बहुत सारी सीटें
रखी गई, मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सारी क्यों कहा मैंने। महिलाओं के लिए तो क्लियर है कि 1/3 है, 33%, महिलाओं के लिए बिल्कुल क्लियर है। लेकिन बहुत सारी मतलब अनुसूचित जाति जैसे जो परसेंटेज वाइज है, जैसे मान लीजिए ये 100% लोग हैं एक क्षेत्र में, यहाँ पर 20% लोग जो है वो SC है, तो 100 में से 20 सीट आपको, या कहें 10 है तो 2 सीट आपको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करनी पड़ेगी। तो ये जो आरक्षण है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, मतलब जो 3 स्तर की हमारे स्थानीय शासन है, तीनों जगह है। अब इससे क्या हुआ है कि एक महिला है, वो SC है, अनुसूचित जाति की महिला है, और वो महिला है, वो महिला क्षेत्र में अगर वो चुन के आती है तो फिर एक अनुसूचित जाति होने के नाते और महिला होने के नाते, भारतीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बात कर रहा हूं, हमारे देश में कितना भी आप कह लें महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो इससे इनकी जो भागीदारी है वो ये कहे सम्मान तो पहले मिलेगा, पहले तो सम्मान की बात है, उसके बाद इससे पहले इन वर्गों की जो स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन अब भागीदारी भी निश्चित है, सम्मान से निश्चित है, क्योंकि जब एक सरपंच एक महिला होगी और वो अनुसूचित जाति की होगी, तब आप सोचिए कि इनके जो साथ के लोग होंगे उनको कितना एक आत्मसम्मान मिलेगा, इतना एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, और फिर ये अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि अब ये शासन का एक अंग बन गए। संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएं। तो 73वां जो हुआ था संशोधन, वो हुआ था स्थानीय शासन के लिए, मतलब गांव के लिए, वहां पर जो आपकी पंचायती राज की व्यवस्था है। तो 73वें जो संविधान संशोधन है, इससे पूर्व जो ग्राम पंचायतें थी वो सरकारी आदेश जो होते थे उसके हिसाब से बनती थी, लेकिन इसके बाद इनको बनाना बाकायदा संवैधानिक हो गया कि संवैधानिक तौर पे इनको बनाना आवश्यक हो गया। पहले क्या होता था, पहले जो है चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते थे, लेकिन अब 73वें संशोधन के बाद चुनाव बाकायदा लोग करते हैं। पहले क्या होता था, एक क्षेत्र है, यहाँ पर एक साहब है, बहुत पुराने हैं, लोग इन्हें जानते हैं, इज्जत करते हैं, इनको बना दो भाई सरपंच। अरे इनसे पूछ लो और किस किस को बनाएंगे, तो ये कहेगा अच्छा रामू, काका, शामू तुम आ जाओ, सब 5 बन गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये लोग जो आएंगे ना, इनका लोग चुनाव करेंगे। फिर 73वें संविधान से संशोधन से पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ना तो महिलाओं के लिए ना अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था थी, तो अनुसूचित जाति और महिलाएं तो आ ही नहीं पाती थी, हमेशा पुरुषों का बोलबाला रहता था। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/3 मतलब 33% तो महिलाएं आनी है, और वो सीट जो रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, वहां से भी महिलाएं आनी है, या फिर अनुसूचित जाति का आदमी आना है। ये बहुत अच्छी चीज होगी, पहले नहीं होता था ऐसा। पहले जो ये संस्थाएं थी, इनके कार्यकाल बड़े अनिश्चित थे, कभी है नहीं है, अरे पंच साहब नहीं है, ये बात तो नहीं हो पाएगी, अरे पंच साहब तो बीमार है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो ये है कि इनका कार्यकाल बड़ा निश्चित है, 5 साल के लिए इनको बाकायदा चुना जाता है, संवैधानिक लोग हैं ये। और 73वें संविधान संशोधन से पूर्व ये संस्थाएं आर्थिक रूप से बड़ी कमजोर थी, ये हमेशा इनके पास पैसा ही नहीं था, और मांगते थे तो भी नहीं मिलता था। जब इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, एंटिटी नहीं है कि ये संविधान या फिर शासन के तौर पे है ही नहीं, तो इनको कौन पैसा देगा, खुद ही जमा करते थे, खुद ही काम करते थे। लेकिन अब तो इनको पैसा देना पड़ेगा, सरकार को देते हैं 73वें संशोधन के बाद। कुछ यहाँ बातचीत चल रही है, इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उससे या उसके बारे में अपना मत आप कुछ शब्दों में, 200 शब्दों में लिखना है। आलोक कहते हैं कि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष की बराबरी का दर्जा दिया गया है, मतलब जेंडर कोई बायसिंग नहीं है। स्थानीय निकायों से स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी बराबरी भी, भागीदारी भी सुनिश्चित हो गई। नेहा कहती है लेकिन महिलाओं को सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफी नहीं है, जरूरी यह हो जाता है कि स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हो, पैसा भी अलग से वो किया जाए, रखा जाए इनके लिए। जयेश कहते हैं कि मुझे आरक्षण का यह गोरख धंधा बिल्कुल पसंद नहीं है। स्थानीय निकाय को यह चाहिए कि वो गांव के सभी लोगों का ख्याल रखे, और ऐसा करने पर महिलाओं और उनके हितों की देखभाल अपने आप ही हो जाएगी। तो जब से हमें वो मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, इतने वर्षों की जो स्थानीय संस्थाओं की जो कार्यशैली है और ग्रामीण वातावरण जो है, जो गांव का एक एटमॉस्फेयर है, उसका जो अध्ययन किया गया, उससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति का, खास तौर पे इनकी जनसंख्या के हिसाब से 50% महिलाएं होती हैं,
उसके हिसाब से, उनके अनुपात से, उनके प्रोपोर्शन से कभी भी प्रतिनिधित्व या ये कहें कि इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और ये बहुत कम था। तो 73वें 74वें संशोधन के बाद इनके आधार पर महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो 73वां, चाहे वो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हो 74वां संशोधन, इसमें हर एक प्रत्येक को कुल स्थानों का 1/3 भाग तो महिलाओं को दे दिया गया है। और अनुसूचित जाति के लोगों को भी सामाजिक दृष्टि में बड़ा परिवर्तन आया है, उनको एक आत्मविश्वास आया है क्योंकि उनकी भी सीटें रिजर्व है। तो इस आरक्षण से इन वर्गों की स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी बड़ी सुनिश्चित हुई है। तो जो स्थानीय संस्थाएं हैं प्रशासन की एक इकाई है, और जिनको पैसा मिलना चाहिए, वित्तीय उनके मतलब एक वित्तीय पावर उनके पास होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ बनाने की उनको आवश्यकता है। इसके लिए जो स्थानीय स्रोत है उसका उपभोग करने के साथ साथ, मतलब जो लोकल रिसोर्सेज है, जो प्रांतीय सरकारें जो टैक्स लेती हैं, जो इनको अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज से रेवेन्यू मिलता है, तो उनको ये स्थानीय संस्थाओं की तरफ भी थोड़ा सा धन देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, अधिक ध्यान देना चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए बजट का जो, जैसे नेहा ने कहा था कि अलग प्रावधान होना चाहिए, ये भी सत्य है कि केवल आरक्षण ही काफी नहीं है। जरूरी नहीं कि आपने आरक्षण दे दिया तो बस काम हो गया। जो स्थानीय निकाय को ये चाहिए कि गांव के सभी लोगों के लिए विकास कार्यों पर वो ध्यान रखें कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। केवल आपने आरक्षण दे दिया तो ये सब नहीं, यही हर चीज की पूर्ति नहीं होती। 73वें संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें। यह संशोधन निम्नलिखित सरकारों में से किससे ताल्लुक रखता है? तो इसका उत्तर है ये घ। प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है। नीचे स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। इन तर्कों को आप अपनी पसंद से वरीयता क्रम में सजाएं, मतलब आपको प्रायोरिटी लिस्ट इसकी बनानी है, और बताएं कि किसी एक तर्क की अपेक्षा दूसरे को आपने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना है। आपके जानते या वे वसल गांव, इसकी ग्राम पंचायत का फैसला निम्नलिखित कारणों में से किस पर और कैसे आधारित था, इसको हम ऐसा बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये, लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्हें विचार विमर्श करके अपने जीवन के बारे में उन्हें फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जो आदमी जहां रहता है उसके बारे में ज्यादा जानता है। दूसरा आएगा ये, सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत से पूरी कर सकती है। फिर आएगा आपका ये, स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई विकास योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई विकास योजना से ज्यादा स्वीकृत होती है। फिर आम जनता के लिए अपने प्रदेश और राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। तो जो बागेश्वर गांव है उसकी पंचायत का फैसला ये यहां पर इस ऑप्शन पर आधारित है, जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं, हितों और प्राथमिकताओं के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो इसीलिए उन्हें अपने बारे में निर्णय लेने का स्वयं अधिकार प्रदान होना चाहिए। आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का साधन है? शेष को विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते हैं? तो एक एक करके इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। अब शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है उसकी स्थिति है जिसमें गांव के लोग स्वयं ये निश्चित करते हैं कि कौन सी परियोजना उनके लिए अच्छी है, या ये कहें कि कौन सी चीज सही चल रही है। बाकी उदाहरणों में विकेंद्रीकरण की स्थिति थोड़ा प्रतीत नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कौन कौन सी चीज इसमें है कि ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंध है। अब ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, गांव के निवासी खुद तय करें कि कौन सी नीति और योजना गांव के लिए उपयोगी होगी। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत। और प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की एक योजना रखी, तो प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है कि यह योजना में कहां तक प्रगति हुई है। तो इसमें सवाल यह था हमारा कि कौन सा विकेंद्रीकरण का साधन है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए।
तो आप देखें, ग्राम पंचायतों के चुनाव या ग्राम सभा की बैठक बुलाना या बीडीओ ग्राम पंचायत के समक्ष रिपोर्ट पेश करता है, यहां पर विकेंद्रीकरण या पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही। यहां पर बात हो रही है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जहां पर लोग खुद निश्चय करें। जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में पापा है, मम्मी है और आप है। अब अगर पापा ने डिसाइड कर लिया कि आपको ये मोबाइल लेना है और ला के वो आपको दे दिया, तो हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन पापा आपसे पूछें कि बेटा कौन सा मोबाइल चाहिए, तो आपने 2-3 ऑप्शन रख दिए और पापा इन तीनों में से एक ले आए, तो आप उसको मान लेंगे। यही बात है यहाँ पर कि विकेंद्रीकरण आपको एक तरीके से पावर दे दी उन्होंने कि आप इसमें से चूज करिए, बगैर चूज किए वो बात ही नहीं आती है। तो विकेंद्रीकरण, सत्ता जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो इसलिए जो ये है वो ज्यादा सही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र प्राथमिक शिक्षा के निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण की भूमिका अध्ययन करना चाहता है। विकेंद्रीकरण मतलब होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। उसने गांव वासियों से कुछ सवाल पूछे। ये सवाल कुछ नीचे दिए हुए हैं। यदि गांव वासियों में आप शामिल होते तो इन प्रश्नों का क्या उत्तर देते? गांव का हर बालक बालिका विद्यालय जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठाए जाने चाहिए? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है। तो एक एक करके इसको देखेंगे। क्या है इसमें? बैठक के लिए उचित दिन कौन सा होगा, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? सोचिए कि आपने चुने हुए दिन में कौन बैठक में आ सकता है और कौन नहीं। प्रखंड विकास अधिकारी या कलेक्टर द्वारा तय किया हुआ दिन, गांव का बाजार जिस दिन लगता है, रविवार, नागपंचमी, संक्रांति, ऐसे आपका यहां पर आता है कि बैठक के लिए उचित स्थान क्या होगा। जिला कलेक्टर जो बता रहे हैं, गांव का कोई धार्मिक स्थान, दलित मोहल्ला या ऊंची जाति के लोगों का टोला या गांव का स्कूल। तो इसमें एक एक करके मैं आपको जवाब देता हूं कि अगर प्रखंड विकास अधिकारी यानी कि जो बीडीओ है और कलेक्टर, इन्होंने कोई दिन निश्चित किया तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और गांव के स्कूल पहले बाकी मैं आपको सारे बता दूं। इसमें एक है ग्राम सभा की जो बैठक है, उसमें पहले जिला समाहर्ता यानी कलेक्टर द्वारा भेजा गया परिपत्र पढ़ा गया। परिपत्र में बताया गया था कि शैक्षिक रैली को आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे और रैली किस रास्ते से होकर गुजरेगी। बैठक में उन बच्चों के बारे में चर्चा नहीं हुई जो कभी स्कूल नहीं आते। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में, विज्ञान भवन ही की जो दशा है उसके बारे में और विद्यालय के खुलने बंद होने के समय के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक रविवार के दिन हुई, इसलिए कोई महिला शिक्षक इस बैठक में नहीं आ सकी। लोगों की भागीदारी के लिहाज से इसको आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, वो इसको भी मैं बताऊंगा इसका उत्तर। ये सबका आप एक एक करके लेंगे। अपनी कक्षा की कल्पना ग्राम सभा के रूप में करें। जिस मुद्दे पर बैठक में चर्चा होनी थी उस पर कक्षा में बातचीत करें और लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ उपाय सुझाएं। तो अब मैं दोबारा शुरू करता हूं। ये जो दिन डिस्कस हुआ है, अब प्रखंड विकास अधिकारी होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत के लोग हैं उनसे बात करके ही चीजें डिसाइड करता है और वो फिर कलेक्टर को बताएगा और कलेक्टर आपस में ये दोनों डिसाइड करेंगे कि दिन कौन सा निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी हैं वो भी होने चाहिए और जो लोग हैं वो भी मैक्सिमम होने चाहिए, इसीलिए। दूसरा ये है कि गांव का जो स्कूल है बैठक के लिए सबसे बढ़िया स्थान रहेगा, क्योंकि गांव के लोग उसे जानते हैं। गांव के लोग के लिए वो बहुत गांव में ही तो रहता है, स्कूल आसपास ही है, तो सब लोग आ सकते हैं और इस स्थान से वो काफी परिचित है, भली भांति परिचित है। अब एक जो ग था इसमें, ये वाली जो बात है इसमें क्या था कि जो स्थिति है इसमें स्थानीय सरकारों की जो वास्तविक स्थिति क्या है और स्थानीय संस्थाओं की बैठकों में स्थानीय लोगों की भागीदारी कितनी कम होती है ये बताया गया है। क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं उनकी बैठकें केवल औपचारिकताएं होती है, फॉर्मेलिटी, और स्थानीय लोगों को निर्णयों की सूचना दी जाती है कि हमने ये डिसाइड कर लिया। महिलाएं अनुपस्थित है, जो महिलाएं हैं वो तो आधी जनसंख्या है और महिलाओं की अनुपस्थिति है वो है ही नहीं, तो इनके विचारों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। फिर अगली चीज जो है उसमें हम अपने इसके बारे में बताएंगे कि अगर हमारी कक्षा एक ग्राम सभा में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो उसमें चर्चा का विषय स्थानीय लोगों का कल्याण और भागीदारी हो, तो इस बात का सर्वसम्मति से निर्णय करने का प्रयास किया जाएगा कि शक्ति के जो विकेंद्रीकरण है उसके उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। अब क्या उपाय किए जा सकते हैं?
एक तो ग्राम विकास में जो स्थानीय लोग हैं वो आए, भागीदारी हो, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि जो स्थानीय संस्था है, स्थानीय निकाय है, उनके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो, महिलाएं जरूर हो उसमें, मतलब भागीदारी बिल्कुल सुनिश्चित हो, कमजोर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि जो कमजोर है उसी को तो आगे बढ़ाना है, जो कमजोर नहीं है वो तो है ही पावरफुल है ही। सरकार की ग्रामों तक सीधी पहुंच हो, उसके लिए हमारे पास अलग अलग लेवल है और लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। पंचायत समिति का क्षेत्र क्या है? एक गांव या ग्राम का क्षेत्र होता है। पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लाई गई? इसमें है 73वां संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो प्रशासन के लिए तो जिला है, एडमिनिस्ट्रेशन की। पंचायती राज का सबसे निचला स्तर कौन सा है? यह है ग्राम पंचायत। न्याय पंचायत के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है मुजरिमों को जेल भेजना। जिला परिषद के सदस्यों में सम्मिलित है जिला परिषद, इसमें न्यायाधीश। ग्राम पंचायत की बैठक होनी आवश्यक है 1 माह में 1 बार। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। नगर पालिका परिषद का ऐच्छिक कार्य है, ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल कार्य है, प्रारंभिक शिक्षा से ऊपर शिक्षा की व्यवस्था करना। जिला परिषद की आय का साधन है संपत्ति कर, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स होती है, और हैसियत। जिला पंचायत कार्य नहीं करती, कौन सा काम नहीं करती? यातायात का प्रबंध करना जिला पंचायत नहीं करती। निम्नलिखित में कौन सा कार्य नगर पालिका परिषद नहीं करती? नगर पालिका परिषद जो नहीं करती होता ना आपको, उच्च शिक्षा का संगठन। जनपद का सर्वोच्च अधिकारी है जिलाधिकारी, डीएम, कलेक्टर। जिले के शिक्षा विभाग का प्रमुख अधिकारी है जिला विद्यालय निरीक्षक। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यह है कि किसी स्थान विशेष के शासन का प्रबंध या शासन की बागडोर उसी स्थान के लोगों द्वारा किया जाना और अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना, स्वयं खोजना। स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन में 2 भेद बताइए। तो स्थानीय शासन उतना लोकतांत्रिक नहीं होता जितना कि स्थानीय स्वशासन होता है, और स्थानीय शासन स्थानीय स्वशासन की अपेक्षा थोड़ा कम कुशल होता है। क्या पंचायती राज व्यवस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो चुकी है या हो सकी है? कहीं कहीं पंचायती राज व्यवस्था है उसने वाकई में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी भी जो पंचायती राज व्यवस्था है और उनके जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति में थोड़ा काम कम हुआ है, सफलता थोड़ी कम मिली है। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज की जो 3 स्तरीय व्यवस्था है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 3 इकाइयां आती हैं, उनका प्रावधान है। सबसे पहले है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। पंचायती राज को सफल बनाने के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है? तो शर्त इसमें यह है कि एक तो लोग शिक्षित हो जो इसमें हो, और वो स्थानीय मामलों में रुचि लेने वाले हो, यानी एक एक्टिविस्ट के तरीके से हो कि एक्टिव हो, काम अपने स्थान को बेहतर करने के लिए काम करना चाहे। यहां पर सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, यानी जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनका इन्फिल्ट्रेशन या वायलेशन इनके पेरिफेरी में कम हो, और इनके पास पैसा हो, पर्याप्त आर्थिक संसाधन हो ताकि काम तो कर पाए कुछ।
जिला प्रशासन के दो मुख्य अधिकारियों के नाम लिखिए। इसमें दो मुख्य अधिकारी आते हैं जिला प्रशासन में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। एक तो जिलाधीश है और एसएसपी है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। जिला पंचायत के चार अनिवार्य कार्य बताइए। तो जिला पंचायत के 4 अनिवार्य कार्य इस तरीके से है, जो कंपलसरी काम है। एक तो पीने के पानी की व्यवस्था करना और प्राथमिक स्तर के से ऊपर की शिक्षा का प्रबंध करना, जन स्वास्थ्य के लिए जो महामारी है उसकी रोकथाम और जन्म और मृत्यु का यह हिसाब रखना। जिला पंचायत की 2 प्रमुख समितियों के नाम लिखिए। इसमें आते हैं वित्त समिति, शिक्षा और जन स्वास्थ्य समिति। क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा वैतनिक अधिकारी कौन होता है? इसमें क्षेत्र पंचायत के जो सर्वोच्च वैतनिक अधिकारी क्षेत्र विकास अधिकारी होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? जो भी उस एरिया के लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, वो सदस्य अपने आप हो जाते हैं। यानी कि ग्राम की निर्वाचक सूची में सम्मिलित हर प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम सभा का सदस्य होता है। अपने राज्य के ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त शासन की 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हो गई। इसमें ग्राम पंचायत के अधिकारियों के नाम लिखिए। तो इसमें प्रधान है, उप प्रधान है। ग्राम पंचायत के 4 कार्य बताइए। तो एक तो ग्राम की संपत्ति, गांव की संपत्ति और इमारतों की रक्षा करना है। अगर कोई संक्रामक रोग है उसकी रोकथाम करना, कृषि और बागवानी इसका विकास करना, और जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं उससे जल वितरण का प्रबंध करना। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल क्या है? 5 साल है, लेकिन विशेष परिस्थिति अगर आए इसमें सरकार ये कम भी कर सकती है। न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो इसके लिए चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों में से विहित प्राधिकारी न्याय पंचायत के उतने ही पंच नियुक्त करता है जितने की नियत किए जाए। पंच वैसे 5 होता है। ऐसे नियुक्त किए गए व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य फिर नहीं रहेंगे। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था, 3 स्तर वाली व्यवस्था, इसकी संस्तुति करने वाली समिति का नाम लिखिए। तो बलवंत राय मेहता समिति उन्होंने पेश किया था। किन संविधान संशोधनों द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों का संविधान में उल्लेख किया गया? तो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994, इसके द्वारा जिला पंचायत की व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन समिति संशोधन अधिनियम जो है 1994 द्वारा नगरीय क्षेत्र, इसके में स्थानीय स्वशासन इसकी व्यवस्था है। तो आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप ये जवाब देंगे, क्योंकि ये आपके क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। और अगर आप और कोई क्षेत्र में रहते हैं तो वहां का नाम लिखिएगा। नगर स्वायत्त संस्थाओं के नाम बताइए। इसमें नगर निगम है, महानगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायत है। नगर निगम किन नगरों में स्थापित की जाती है? उत्तर प्रदेश में नगर निगम का गठन किन किन स्थानों पर किया गया है? तो 5 लाख से 10 लाख तक जो जनसंख्या है वो नगर निगम वहां पर बनते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लिया जाए तो आगरा है, बनारस है, इलाहाबाद की प्रयागराज हो गया है, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, इसमें नगर निगम है। कानपुर और लखनऊ में महानगर निगम स्थापित है। नगर निगम के 2 कार्य बताइए, जिसमें एक तो नगर की सफाई व्यवस्था करना, साफ सफाई, और सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना। ये नगर निगम के मेन काम है। नगर निगम की 2 प्रमुख समितियों के नाम लिखिए। इसमें कार्यकारिणी समिति होती है, विकास समिति होती है, बहुत सारी समिति होती है। इसमें नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है?
तो ये मेयर होते हैं, महापौर, अगर अध्यक्ष जो होते हैं नगर निगम के, ये जितने भी एमएलए वो कॉर्पोरेटर होंगे, जितने भी पार्षद होंगे, वो इनको चुनते हैं। नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों यानी कि सभासद, इनकी संख्या सरकारी गजट में दी गई विज्ञप्ति है उसके आधार पर निश्चित की जाती है। कम से कम 60 और अधिक से अधिक 110 हो सकती है। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद का गठन किन स्थानों के लिए किया जाएगा? ये ऐसा सवाल है जो उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर ले लेते हैं। नगर पालिका परिषद का गठन 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले लघुतर नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है। जिले, जनपद, इनका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन है? तो जिला मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिलाधिकारी यानी कि उपायुक्त होता है। जिलाधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? तो जितना भी शांति व्यवस्था का काम है, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसकी स्थापना करना जिलाधिकारी का सबसे जरूरी महत्वपूर्ण काम है। जिलाधिकारी की नियुक्ति करता कौन है? तो ये जिलाधिकारी की नियुक्ति, अब देखें, ये वैसे तो यूपीएससी से आते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं ये, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, लेकिन ये काम राज्य सरकार के मतलब उनके लिए करते हैं। तो जैसे एक स्टेट है, हो सकता है गौतम बुद्ध नगर में काम कर रहे हो, इनको फिर कानपुर भेज दिया जाए, तो राज्य सरकार इनका नियोजन करती है। जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। जिले के विकास कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी के पद का नाम लिखिए। मुख्य विकास अधिकारी। जिले में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसमें जिले में पुलिस विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो होते हैं एसएसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? इस प्रदेश में कौन कौन सी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कार्य कर रही हैं? तो केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरा लेवल भी है, जो जहां पर सरकार है, जिसके संपर्क में नगर और गांव के निवासी आते हैं। तो ये जो स्तर की सरकार है, इसको हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, वहां के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी जो है, वो अपना शासन प्रबंधन खुद करते हैं, उनको खुद शासन प्रबंधन करने का अवसर प्रदान करती है। तो इसमें जो ग्रामवासी है उनके लिए पंचायत और नगरवासियों के लिए नगर पालिका, ये है। तो इन संस्थानों द्वारा जो स्थानीय आवश्यकता है, जो लोकल जरूरतें हैं, उनकी पूर्ति और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं। नगरीय क्षेत्र में अगर आप देखें तो नगर निगम है या नगर महापालिका हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपका नगर है, कितना वहां की जनसंख्या है। ऐसी नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है। भारत में स्थानीय संस्थाओं का क्या महत्व है? तो भारत जैसा जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का देश की राजनीति और प्रशासन में बहुत ज्यादा महत्व है। कोई भी गांव या कस्बे की जो समस्याएं हैं, उसके बारे में किसको पता होगा? उस गांव के और कस्बे के रहने वाले लोग होंगे, उनका, वहां के जो एक्टिव लोग होंगे, वहां के जो समझदार लोग होंगे या रेस्पेक्टेड लोग होंगे, वही उसका अच्छा समाधान कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी छोटी सरकार का संचालन करने में बहुत समर्थ होते हैं और बहुत अति उत्तम होते हैं, सर्वोच्च होते हैं। अब कुछ इन संस्थाओं का महत्व इससे भी स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा गांव और नगर के जो निवासी हैं, उनके प्रशासन में एक तो भागीदारी संभव हो जाती है कि लोग डायरेक्टली एक तरीके से प्रशासन कर रहे हैं, और ये संस्थाएं प्रशासन और जनता के बीच एक संपर्क, एक पुल का काम करती है। इसके अलावा इसके फलस्वरूप जिला प्रशासन को अपना कार्य करने में थोड़ी आसानी होती है। और प्रशासन जो है वो तो बड़े इलाकों को देखता है, अगर छोटे से इलाके की बात है तो वहां पर ये जिला वाला आदमी तो नहीं अगर कर पाएगा, तो वो डायरेक्ट करेगा जो यहाँ का जो मेन है उससे बात करेगा, तो ये पूरा इलाका भी कवर हो जाएगा। स्थानीय विकास और जो नियोजन की प्रक्रियाएं हैं, उसमें भी ये संस्थाएं सहायक सिद्ध होती हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से संबंधित होती है,
ग्राम सभा में वो हर आदमी होता है जो वह उस इलाके का उसका वोटर है, यानी मतदाता सूची में नाम है, उसका वयस्क है वो। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा से संबंधित होती है और ग्राम सभा के कार्यों का संपादन ग्राम का जो पंचायत है उसके द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत जो है वो इलेक्टेड ग्राम सभा से इलेक्टेड होती है, ग्राम सभा उसे इलेक्ट करती है। इस तरीके से ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी समझ लीजिए, उन लोगों के लिए वो कार्य जो लोग करते हैं वो ग्राम पंचायत में आ जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं। ग्राम सभा का जो प्रमुख कार्य क्षेत्रीय विकास की योजनाएं बनाना है और ग्राम पंचायत का कार्य उन योजनाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है, अमली जामा पहनाना है। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार और ग्राम पंचायत की माह में 1 बार बैठक होना बहुत जरूरी है। कर लगाने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है और ना कि ग्राम पंचायत को। ग्राम सभा एक बहुत बड़ा निकाय है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसमें, जबकि ग्राम पंचायत एक छोटी संस्था है, यानी कि ये पूरा एक क्षेत्र हो गया, ये ग्राम हो गया। इस ग्राम में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए 1000 लोग हैं, इन्होंने 5 आदमियों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया, तो ये हो गई ग्राम पंचायत और ये 1000 लोग जो यहां रहते हैं वो हो गए ग्राम सभा। ग्राम सभा का निर्वाचन नहीं होता है, जबकि ग्राम पंचायत जो है वो ये 1000 लोग यानी कि ग्राम सभा इनको निर्वाचित करती है। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। पंचायती राज के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? तो पंचायती राज का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसमें जो पंचायत है उसके माध्यम से कार्य किया जाता है। तो इस शासन में जो गांव वाले हैं वो अपने जो सीनियर आदमी है, समझदार आदमी है, वही वृद्ध जो व्यक्ति है उनको चुनते हैं। वो कोई झगड़ा अगर फसाद होता है या कोई भी दिक्कत आती है तो उसका निपटारा किया जाता है। इस तरीके से शासन में जो गांव वाले हैं वो अपनी व्यवस्था का प्रबंध खुद करते हैं और खुद स्वतंत्र होते हैं इसके करने के लिए। तो इस तरीके से पंचायती राज स्वशासन का ही एक रूप है, खुद शासन करना, अपने ऊपर खुद शासन करना। वो ये है कि भारत में जो गांव है उसमें पंचायतें बहुत पुराने समय से थी, लेकिन आज के समय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जन्म जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद हुआ। पंचायती राज की व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था जो आज की व्यवस्था है, उसका सुझाव जो है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था और देश में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में लागू हुई। उसके बाद मैसूर यानी कि जो कर्नाटक है, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसमें व्यवस्था लागू हुई। अब तो हर जगह है। बलवंत राय मेहता जी जो है उनकी मूल योजना के अनुसार पंचायतों का गठन 3 स्तर पर किया जाना था, किया गया भी है। ग्राम स्तर पर पंचायतें होंगी, विकास खंड स्तर पर पंचायत समितियां होंगी और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। अब संविधान का जब 73वां संशोधन अधिनियम पारित हुआ 1993 में, तो पूरे देश में इस व्यवस्था को एक रूपता से, समरूपता से लागू किया गया। पंचायती राज के गुण और दोष का उल्लेख कीजिए, इसके फायदे नुकसान बताइए बेसिकली। तो पंचायती राज की जो उपलब्धियां हैं, गुण है, वो ये है कि पंचायती राज से क्या हुआ कि लोग इसमें जुड़ गए, खुद शासन कर रहे हैं वो, तो उनमें एक जागृति सी आई, एक्टिव हुए वो। पंचायती राज या पंचायतों द्वारा गांव में जो कल्याणकारी कार्य है, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, तो इसके कारण गांवों की हालत बड़े सुधरे हैं। और पंचायत द्वारा जो प्राथमिक और जो वयस्क विद्यालय ये संचालित किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, इससे साक्षरता बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी है, शिक्षा का प्रसार ज्यादा बढ़ा है और पंचायतों ने बड़े सफलतापूर्वक अपने अपने क्षेत्रों में अधिकारियों का भी ध्यान खींचा है। और पंचायती राज के दोष क्या है? पंचायती राज में कुछ बुराइयां भी आई है, जैसे पंचायत में जो चुनाव होते हैं उसमें बड़ा हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवाद हो जाता है। यहां तक कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो भी इससे अलग नहीं है। ये भी कहा जाता है कि पंचायती राज के जो सदस्य चुने जाते हैं उनके पश्चात वो अपने काम ठीक से नहीं करते हैं, रिश्वतखोरी चलती है, धन पैसा बाहुबल चलता है, धनी आदमी पंचों को खरीद लेते हैं और स्वयं पंच खुद ही अनपढ़ होते हैं, तो ऐसी योग्यता उनके पास नहीं होती कि वो बहुत सारी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते हैं या गलत सुलझा लेते हैं। पंच लोग जो है पार्टी लाइनों पर आ जाते हैं, यानी कि कोई बीजेपी का हो जाता है, कोई कांग्रेस का हो जाता है, इसलिए वे सभी लोग को निष्पक्ष होकर न्याय नहीं दे पाते। इसका मतलब ये पंचायती राज जो है हमारे देश के लिए एक मिश्रित वरदान है, अच्छाई भी है, बुराई भी है इसमें। ग्राम पंचायत के संगठन, पदाधिकारी, कार्यकाल एवं इसके 5 कार्यों का विवरण कीजिए। तो संगठन के बारे में बात करते हैं।
ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के अलावा 9 से 15 सदस्य होते हैं। इसमें 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य, 1000 से 2000 जनसंख्या पे 11, 2000 से 3000 पर 13, और 3000 से ऊपर है जनसंख्या तो 15 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में जो निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 साल है। ग्राम पंचायत के नियम के अनुसार सभी वर्ग और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। SC ST और महिलाओं को तो 1/3 फॉर 1/3 33% आरक्षण है। कार्यकाल इनका यह है कि 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का निर्वाचन होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में सरकार इसको विघटित भी कर सकती है, इसको रिफॉर्म कर सकती है या निरस्त कर सकती है। पदाधिकारी कौन होते हैं इसमें? ग्राम पंचायत के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो ग्राम प्रधान कहलाते हैं, जिनको हम प्रधान बोलते हैं। प्रधान की सहायता के लिए उप प्रधान भी होते हैं, और प्रधान का निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए करते हैं, और उप प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत के जो काम है उसमें कृषि बागवानी का विकास करना, उनकी उन्नति करना, बंजर भूमि है, चारागाह भूमि है उसका विकास करना, और उनके अधिग्रहण में, उनके कंट्रोल में जो जमीन है या फिर कोई अनाधिकृत अधिग्रहण करना चाहता है तो उनको रोकना, भूमि विकास करना, भूमि सुधार, उसका संरक्षण, इसमें सरकार और जो अलग एजेंसियां हैं उनकी सहायता करना, भूमि चकबंदी इसकी सहायता करना, और लघु सिंचाई परियोजना में जल वितरण के संबंध में सहायता करना, क्योंकि जैसे छोटे छोटे बांध बनाना, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करना, मरम्मत करना, रक्षा करना, और सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियम इसमें मनरेगा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पशुपालन करना, दुग्ध उद्योग है, मुर्गी पालन है, इसकी उन्नति और अन्य पशुओं की नस्लों का सुधार करना, और गांव में अगर अच्छा पानी अवेलेबल है तो मत्स्य पालन यानी कि जो मछलियां उनको रेयर करना। नगर पालिका परिषद के 5 प्रमुख कार्य बताइए। तो पहली चीज आती है इसमें सफाई की व्यवस्था, यानी जो नगर है उसको साफ और सुंदर रखने का दायित्व जो है वो नगर पालिका का है। अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपका जो शहर है वो गंदा है तो इसका मेन रोल है नगर पालिका का। अगर आप झाड़ू लेके साफ खुद करने लगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि असली काम जो है वो नगर पालिका है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर निगम होता है, उसका होता है। ये सड़क, नालियों और बाकी जो सार्वजनिक स्थान है उसकी सफाई करती है, और नगर को स्वच्छ रखने के लिए जो सार्वजनिक स्थान है उस पर शौचालय और मूत्रालयों का निर्माण करती है, क्योंकि पेशाब पखाना किसी को भी कभी भी आ सकता है, ये हमारी नेचुरल नीड है, जरूरत है, तो उसको बनाना हर एक जगह पे वो आपके क्षेत्र की नगरपालिका को दर्शाएगा वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। पानी की व्यवस्था, तो साफ पानी, स्वच्छ पानी, ये भी नगरपालिका परिषद की जिम्मेदारी होती है। शिक्षा का प्रबंध, तो नगरवासियों की जो शैक्षिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए नगरपालिका जो प्राइमरी स्कूल है वो खोलती है, और ये लड़कियां और अशिक्षित लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर शिक्षा का प्रावधान होता है, प्रबंध करती है। निर्माण संबंधी कार्य जो होते हैं इसमें नालियां बनाना, सड़कें, पुल, और सड़कों के किनारे जो छायादार वृक्ष है, पार्क बनवाना, ये भी इनका काम है। कुछ जो अच्छी पैसे वाली परिषदें हैं वो यात्रियों के लिए होटल भी बनाती हैं, सराय, धर्मशाला की व्यवस्था करती हैं, और निर्माण संबंधी ये जो कार्य है नगरपालिका के वो निर्माण समिति करती है। रोशनी की व्यवस्था, सड़कों, गलियों और जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर प्रकाश, लाइट का समुचित प्रबंध करना, ये भी नगरपालिका परिषद का ही काम होता है। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।